रदरफोर्ड स्कैटरिंग थ्योरी की बात करें तो उसमें कुछ एक assumptions थी, और जो assumptions थी starting with the one that the collision between the nuclei and the alpha particle is elastic. Second was that both the particles, whether it is your alpha particle or your nuclei, both are taken as point charges. And the third was that nucleus is taken heavier and it is taken almost at rest. तो ये तीन assumptions के साथ हमने इस थ्योरी को स्टार्ट किया था, रदरफोर्ड थ्योरी ऑफ स्कैटरिंग को हमने शुरू किया था। इस डायग्राम को एक बार मैं फिर से बनाता हूँ, उसको देखना समझना है, ठीक है। This represents your nucleus, N be the nucleus, and let somewhere here be your alpha particle, and this alpha particle is actually coming from infinity. It is coming from somewhere infinity, and let its velocity at this point be v, and its initial direction of motion is this. Let this be the alpha particle. Okay. This is the initial direction of motion of alpha particle. बस इसकी सिमेट्री अगर प्रिजर्व रहे तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे कि एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ कि हमारी डायग्राम जो है वो थोड़ी ठीक सी बने ना। दिस विद द लाइन अल्फा पार्टिकल जब इस न्यूक्लियाई को अप्रोच करता है तो अप्रोच करने के साथ साथ में रिपल्शन, जो रिपल्सिव फोर्सेस हैं वो भी एक्टिव हो जाती है ना। अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, और न्यूक्लियाई भी आपका दैट कंटेन्स अ पॉजिटिव चार्ज, यही कहा था रदरफोर्ड ने, यही कहा था। तो रिपल्सिव फोर्सेस हैं तो उसकी वजह से ये क्या कर जाता है, डेविएट कर जाता है ना। आपने जिस डायरेक्शन में आना तो इस डायरेक्शन में चाहिए था इससे, अगर यहाँ न्यूक्लियाई नहीं होता तो ये इसी डायरेक्शन में आता है, जो डॉटेड लाइंस है ना, ठीक है। पर क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियाई है और न्यूक्लियाई इसको क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, कोलम्बियन रिपल्सिव फोर्सेस एक्टिव हो रही है, और इसकी वजह से इसकी वेलोसिटी भी चेंज हो गई यहाँ पे, इट बिकम्स वी प्राइम, है ना। रिपल्सिव फोर्सेस हैं तो क्या करती हैं, उसको थोड़ी सी वेलोसिटी को भी चेंज करेंगी, रिटार्ड करेंगी, है ना। जब उसकी तरफ आ रहा है तो रिटार्ड करती हैं, और जब उससे दूर जा रहा है तो उसको एक्सीलरेट करने में हेल्प करती हैं, ऐसे ही करती हैं, रिपेल करती हैं। तो let this be the point somewhere here where it touches this be represented by O, and this is the direction in which this alpha particle actually moves along. Let it, this point be P, let this be Q, let this be P1. So instead of moving along PO, let us take another point R somewhere here, POR, it actually moves along PQP1. Okay, this particular angle through which it get deviated, जिस एंगल से ये डेविएट कर गया है ना, this angle is represented by theta and is called your angle of deviation और scattering, है ना। डेविएशन और स्कैटरिंग हम ऐसे कह देंगे, एंगल ऑफ स्कैटरिंग भी कह देंगे। By geometry, this angle and this particular angle will be same and let it be represented by phi. इसको हम phi से represent कर लेते हैं, दोनों ही एंगल्स सेम होंगे। ज्योमेट्री ये हाइपरबोला है, जिसका जो न्यूक्लियाई है उसका ये फोकस है, ठीक है। Let us assume that this particular distance from N to Q be represented by small x.
NQ be represented by small x. This distance OQ be represented by A, this distance. By symmetry of this hyperbola, somewhere here, if I drop a perpendicular NR, let NR be the perpendicular there, then by symmetry of hyperbola, this distance will also be A. It will also be A. ध्यान रखना इसका. It is also A. Is it okay? ये क्लियर है? तो जो ज्योमेट्री वाला काम है हमारा वो कंप्लीट हो गया, जो हमने इसे ड्रॉ करना था. उसके मैथमेटिकल पोर्शन में चलते हैं ना, मैथमेटिकल डेरिवेशन पे चलते हैं. और हाँ, this distance, the perpendicular distance between the nuclei and initial direction of motion. This is your initial direction of motion. Important है. Thanks. One है. Remind करने के लिए. क्लास में हमने इम्पैक्ट पैरामीटर पढ़ा था, तो जहाँ तक मुझे ध्यान है तो इम्पैक्ट पैरामीटर जो है वो डिस्टेंस जहाँ से जब चार्ज आ रहा होता है न्यूक्लियस की तरफ, फिर जिस पॉइंट से वो पीछे हट जाता है, डिविएट हो जाता है, वो डिस्टेंस बीच का, उसको बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर. जहाँ से डेविएट होता है उसको हम इम्पैक्ट पैरामीटर कहते हैं. ये तूने पढ़ा, ऐसा ध्यान है. ठीक है. और अब मैं ये कह रहा हूँ कि इट इज एक्चुअली द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ठीक है. परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ मोशन. जिस भी डायरेक्शन में वो आ रहा है, इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन, उसका अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस लें न्यूक्लियस से, दैट इज कॉल्ड योर इम्पैक्ट पैरामीटर. इसको एक्चुअल में इम्पैक्ट पैरामीटर कहते हैं. इसी को एक्चुअल में इम्पैक्ट पैरामीटर कहते हैं. फिर उसको क्या कहते हैं? NQ को पर्टिकुलर तो कुछ नेम नहीं है. इसको हम यही कह सकते हैं, दिस इज अ पर्टिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम विच इट गेट स्कैटर्ड देयर, इट गेट डेविएटेड देयर. ये वो डिस्टेंस है जहाँ से आपका पार्टिकल जो है वो डेविएट कर गया है ना. ठीक है. चलो देखिए आगे चलें, थोड़ा सा मैथमेटिक्स देखिए. फिर ये जो B इम्पैक्ट पैरामीटर है ना, इसकी सिग्निफिकेंस भी सामने आएगी, तो तुम समझ जाओगे कि B एक्चुअली यही है जो तुम कह रहे हो, वो नहीं है. ठीक है ना. चलो आगे चलते हैं. मैं थोड़ा सा इसको ये एडप्ट कर लेता हूँ. दिस डिस्टेंस OQ, इट इज A, and by symmetry this RO is also A. In addition to this, one more thing we have written, that is NR equals to B, and it is your impact parameter. मुझे लगता है ये शायद कलर जो है रेड कलर इज नॉट ओके राइटिंग, इसको मैं ठीक कर देता हूँ. येलो. ठीक है. दिस इज इम्पैक्ट पैरामीटर. ठीक है. अब आगे चलते हैं. जो भी डेरिवेशन हम करेंगे, we will start with the assumptions there. First assumption is that the collision is elastic. If the collision is elastic, then since the collision is elastic, so number one, the angular momentum before and after scattering will remain same. एंगुलर मोमेंटम हमारा क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए.
एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय इट इज योर लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, ठीक है। वैसे ही हम लिखते हैं ना, इसको ध्यान से देखना है यहाँ पे। अगर मैं इसकी बात करूँ यहाँ पे, इट्स लीनियर मोमेंटम एट दिस पॉइंट विल बी गिवन बाय एम वी, इट इज गिवन बाय एम वी, Yes, sir. mv, right? And the angular moment, this linear momentum and the perpendicular distance between initial direction of motion. So angular momentum at p, that should be equal to angular momentum at q. ये दोनों सेम होने चाहिए, दोनों पॉइंट्स पे ये कंजर्व होना चाहिए, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए दोनों पॉइंट्स पे। मैं दो पॉइंट्स ले रहा हूँ, कौन कौन से ले रहा हूँ, एक ये पॉइंट ले रहा हूँ और एक ये, दोनों पॉइंट्स, ठीक है। यहाँ पे अगर लीनियर मोमेंटम की बात करें देन इट विल बी m into v प्राइम, इट विल बी m into v प्राइम, इज इट ओके, ठीक है। अगर एंगुलर मोमेंटम यहाँ बात करें, सॉरी ये लीनियर मोमेंटम है ना, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम की बात करें देन इट विल बी एम वी मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन, दैट इज योर इम्पैक्ट पैरामीटर पी। नहीं, please. फिर से बता, नहीं, मैं बता दूँ मुझे क्या लिखना है। परपेंडिकुलर हमें एंगुलर मोमेंटम उस चार्ज का निकालना है जो P पर है। जो भी पर हाँ, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो न्यूक्लियस का इनिशियल पार्ट से है। इनिशियल पास तो फिर हम क्यों P से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? बी से इसीलिए मल्टीप्लाई करें क्योंकि दिस इज द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर यहाँ पे ये नहीं होता, यहाँ चार्ज नहीं होता तो ये इसी डायरेक्शन में जाता, ठीक है। तो इसका जो मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम है, दैट इज एम वी, इस एम वी मोमेंटम के साथ इस डायरेक्शन में आता, ठीक है। इसकी डायरेक्शन बेटे इस जगह पे तो यही है ना, इस जगह पे तो यही है ना, इसको मैंने आगे एक्सटेंड कर दिया बस और कुछ नहीं किया, ठीक है। और इस डायरेक्शन का अगर मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है न्यूक्लियस से तो ऑब्वियसली आई नीड टू एक्सटेंड दिस। एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए न्यूक्लियस से डिस्टेंस की क्या है? जरूरत है। क्या? एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन क्या है? एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन क्या है? एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन यही है पुत्र कि जब भी आप एंगुलर मोमेंटम निकालते हो तो अगर आप लोगों को ध्यान हो ना, आपने मुझे अब शायद मैं उसको रिकॉल कर पाऊँ कि नहीं, आप लोगों ने छोटी क्लासेस में शायद ये कहीं कर रखा हो, कुछ हम इस तरह से एक डायपोल बनाते थे, है ना, कुछ इस तरह से हम करते थे, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है एग्जैक्ट, इसका फिगर ध्यान नहीं आ रहा, और इसका आप ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करते थे, है ना, डायरेक्शन के साथ में परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप फाइंड आउट करते थे और उसके बाद आप टॉर्क निकालते थे वहाँ पे, है ना, वहाँ से, ठीक है। तो ये सॉर्ट ऑफ वही चीज़ है, ऐसे ही करते थे ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते थे हम, ठीक है। तो सेम थिंग इज देयर। एक्चुअल में इतना समझ लो फिलहाल के लिए मान्य कि जो पर्टिकुलर डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में आपका पार्टिकल आ रहा है, ठीक है, उस डायरेक्शन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस न्यूक्लियस से आ रहा है, दैट मल्टीप्लाइड बाय द योर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, दैट गिव्स यू एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। इसके बारे में फिर बाद में क्लास में डिस्कस कर रहे हैं, क्लास के बाद डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर है? फिलहाल के लिए समझ, ठीक, ओके। इक्वल्स टू अगेन एंगुलर मोमेंटम एट क्यू। अगर क्यू की बात करें तो क्यू के ऊपर जो लीनियर मोमेंटम है दैट इज एम वी प्राइम, एंड व्हाट अबाउट इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर इस जगह मैं देखूं तो यहाँ पे मुझे टेंजेंट लेना पड़ेगा ना, इसकी डायरेक्शन यहाँ पे किससे शो होगी? इसके टेंजेंट से। तो यहाँ से यहाँ तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज एन क्यू। अब वन फिर कंफ्यूज हो रही है। नहीं, मुझे पता चल गया। अब पता लग गया ना? अब पता लग गया ना? नहीं, वो नहीं पता चला, लेकिन ये भी है। ये भी सेम है, ये भी सेम है। वहाँ से भी मैं टेंजेंट ले रहा हूँ, यहाँ से भी मैं टेंजेंट ही ले रहा हूँ आगे, और कुछ नहीं कर रहा हूँ, और उसी टेंजेंट को आगे एक्सटेंड कर रहा हूँ, और उस टेंजेंट के ऊपर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो निकाल रहा हूँ, और कुछ नहीं कर रहा हूँ। यहाँ भी मैंने टेंजेंट लिया और इस टेंजेंट का यहाँ से यहाँ तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो मैंने निकाल लिया, दैट इज एन। इज इट ओके?
इसको और डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। मुझे लगता है नहीं तो फिर ये लेक्चर हमारा आधा ही रह जाएगा डेरिवेशन, है ना, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। नाउ दिस इक्वल्स टू एम वी प्राइम, एन क्यू इज योर एक्स, ये हमने ऑलरेडी ले रखा है ना, एन क्यू इज एक्स, सो एम वी बी एम कैंसल्स विद एम, कैन आई राइट इट एज वी प्राइम इक्वल्स टू वी बी ओवर एक्स, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। पार्टिकल जिस वेलोसिटी के साथ हमने सेंड किया था वो तो हमें पता था, मास भी उसका पता था, है ना, v प्राइम इज अननोन, तो हमने सबसे पहले v प्राइम यहाँ पे उसके लिए एक्सप्रेशन लिख दिया है, अननोन के लिए हमने एक्सप्रेशन लिख दिया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये तो थी किसकी बात की है हमने, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि ये इलास्टिक है तो एंगुलर मोमेंटम हमारा कंजर्व रहेगा। अब हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करते हैं। और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करें तो यहाँ इस पॉइंट के ऊपर, पी पॉइंट के ऊपर अगर एनर्जी की बात करें, दैट विल बी गिवन बाय हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। और अगर क्यू पॉइंट पे बात करें एनर्जी की, देन इट विल बी गिवन बाय हाफ एम वी प्राइम स्क्वायर। पर बात नहीं बनी, सुनना ध्यान से, बात नहीं बनी, सिर्फ यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ही नहीं है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कोलम्बियन रिपल्शन है, कोलम्बियन रिपल्शन है, और उसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, वी हैव सम पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू कोलम्बियन रिपल्शन, कोलम्बियन रिपल्शन। तो यहाँ पे समझ रहे हैं कि नहीं इसे, ठीक है। आगे चलते हैं, सो यू कैन राइट दैट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना, क्योंकि इलास्टिक है तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी और एनर्जी एट P that should be equal to energy at P that should be equal to energy at Q, Q ही है ना, एनर्जी एट Q, ये दोनों सेम होनी चाहिए। और यहाँ पे तो सिंपल था, एनर्जी वॉज हाफ एम वी स्क्वायर, है ना, P पॉइंट के ऊपर अल्फा पार्टिकल की एनर्जी क्या थी, दैट वॉज टोटली काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर, है ना। इन्फिनिटी पे है, वहाँ पे कोई रिपल्शन नहीं है, पर अब क्योंकि रिपल्शन इंट्रोड्यूस हो रही है और इसकी वेलोसिटी भी चेंज हो गई, एट Q इट बिकम्स v प्राइम स्क्वायर, हाफ एम वी प्राइम स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और ये कौन सी है, कोलम्बियन रिपल्सिव है ना, और रिपेल कौन कर रहा है, न्यूक्लियस कर रहा है, तो न्यूक्लियस का चार्ज जो अल्फा पार्टिकल आ रहा है उसका चार्ज Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4 pi epsilon naught and the distance of separation at point Q, and that is NQ, that is NQ। फिर वापस आता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है, आराम से, कोई जल्दी नहीं है मुझे। अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी की बात, काइनेटिक एनर्जी इज ओके, इट इज हाफ। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात इस पॉइंट के ऊपर कर रहे हैं तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ये चार्ज यहाँ पे आया, चार्ज इसके ऊपर जो चार्ज है दैट इज 2e, दैट इज यहाँ पे जो चार्ज है अल्फा पार्टिकल के ऊपर, उसके ऊपर चार्ज कितना है, 2e है ना, हीलियम न्यूक्लियस है। और इसकी बात करें तो इट इज Ze, ठीक है। इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, दैट इज x, दैट इज x, सिंपल, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। कैन आई राइट इट एज v स्क्वायर इक्वल्स टू v प्राइम स्क्वायर प्लस इट विल बिकम योर 4 times z e स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 pi epsilon naught, as far as this यहाँ पे किया गया, सिंपली आई टुक दिस हाफ एम वी टू द अदर साइड, इस हाफ एम वी को यहाँ पे डिनोमिनेटर में ले गया, ये हाफ, नॉट हाफ एम वी, हाफ एम यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, बट इट विल सिट इन द डिनोमिनेटर दे, है ना, लास्ट वाली टर्म के डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में जाएगा तो जाएगा क्या, वहाँ पे m जाएगा, 2 विल सिंपली सिट इन द न्यूमरेटर दे। सो कैन आई राइट इट एज m and x there, is it okay? यहाँ तक ठीक है, कोई समस्या इसमें? 2 तो ऊपर चला गया, 2 multiplied by 2 is 4,
ठीक है, आगे चलते हैं. फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 नाउ सब्स्टिट्यूट फॉर v प्राइम देयर. सब्स्टिट्यूट फॉर v प्राइम फ्रॉम इक्वेशन नंबर, ये अननोन है ना, v प्राइम इज अननोन, ठीक है, पर उसके लिए एक एक्सप्रेशन हमने नोन पैरामीटर्स की फॉर्म में इक्वेशन नंबर 1 में रखी है. ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 से देखिए क्या है, बताइए और मुझे. v स्क्वायर इक्वल्स टू इट इज vb ओवर x. इट इज v स्क्वायर b स्क्वायर ओवर x स्क्वायर प्लस 4z e स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m इंटू x. इज इट? ये ठीक है. ये काम और करते हैं. वी जस्ट टेक दिस पर्टिकुलर क्वांटिटी टू द अदर साइड और साथ साथ में दोनों को आपस में इंटरचेंज भी कर लेते हैं. तो मैं इसे यहाँ लिख लेता हूँ, वी स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस 4z ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m x. इसको उठाया, इस तरफ लेके आए और दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दिया, दोनों इस एक्स को. इज इट ओके? इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है. नाउ बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर इक्वल्स, यहाँ भी वी स्क्वायर है, यहाँ भी वी स्क्वायर है. ठीक है, अगर मैं इन दोनों में से वी स्क्वायर को कॉमन निकालता हूँ तो वी स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा, पर वी स्क्वायर इस टर्म के डिनोमिनेटर में चला जाएगा क्योंकि वहाँ नहीं है, वहाँ नहीं है. ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक स्टेप और कम कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर बाहर लिख रहा हूँ, वी स्क्वायर को दूसरी तरफ डिनोमिनेटर में लेके जा रहा हूँ, तो 1 माइनस 4z ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m वी स्क्वायर x. कोई समस्या इसमें बताओ? है ना, इस तरह से भी ले सकते हैं कि एक्स स्क्वायर, इसको क्या कर लिया, ऊपर ले गए, वी स्क्वायर से डिनोमिनेटर में, है ना. इज इट ओके? लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 3 और 2. लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2. अब यहाँ पे एक और अननोन है, दैट इज योर x, है ना. इसको भी हमें फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ नोन पैरामीटर्स. that are known. हाँ, In terms of parameters that are known. that are known. In terms of parameters that are known. ठीक है, आगे चलते हैं. उस डायग्राम, जो फर्स्ट वाली डायग्राम है, वहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, देन दिस एन क्यू दैट कैन बी रिटन एज एन ओ प्लस ओ क्यू. चेक कर लीजिए, दिस एन क्यू इक्वल्स टू एन ओ प्लस ओ क्यू, और ओ क्यू इज योर ए. A. As far as this NO is concerned, it is your a secant phi. Check कर लो, a secant phi. This is your hypotenuse actually. a secant phi. In terms of base हम इसे लिख रहे हैं, है ना. Base is a, so it is a secant phi. T can fire. मैथमेटिक्स बहुत ज़रूरी है. दिस वन इज परपेंडिकुलर, दिस वन इज योर फाई, दिस इज योर ए, दिस इज बी, एंड दिस वन इज योर हाइपोटेन्यूज. सो दिस इज एच बी अपॉन एच. बी अपॉन एच इज योर कोसाइन ऑफ फाई, यही होता है. बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इज इट? एंड base is your A, hypotenuse is this cos of phi, or can I write it as h equals to A upon cosine of phi, and it is A secant phi. I think now it is clear, one here. So this hypotenuse h is A secant phi, है ना. चलिए आगे चलते हैं. So can I write it as this NO? NO is A
secant phi plus what about OQ? OQ is A. It is A. OQ is already A. चेक कर लीजिए डायग्राम पे, मैं फिर से वापस जाता हूँ. This one is A. ये तो पहले से ही हमने एज्यूम कर रखा है. It is A. From here, can I write it as this NQ is actually X, so X equals to A outside secant phi plus 1, and let this be equation number 3. Let this be equation number 3. ठीक है? Is it okay? हमें इसमें एक्चुअल में इम्पैक्ट पैरामीटर को इंक्लूड करना है ना? We want a relation between impact parameter and the angle of scattering theta. इन दोनों के बीच में एक रिलेशन हमें चाहिए, है ना? ठीक है, उस रिलेशन तक हमें पहुंचना है. उसके लिए हम क्या करते हैं? We again concentrate on this particular triangle, right angle triangle there. और यहाँ पे हमें पता है that your perpendicular over base, perpendicular over hypotenuse. That is your sine of phi. That is your sine of phi. Is it okay, Vanya? Yes, sir. What about perpendicular? Perpendicular is your B. Hypotenuse is your, अभी हमने निकाला था, it is your A secant phi equals to sine of phi, और B will come out to be A secant phi and sine of phi. नहीं आ रहा तो बताओ, is it okay? इसको थोड़ा सा, हाँ? Tan phi बन जाता है. हाँ, it will come out to be A tan of phi, A tan of phi, or we can write it as A equals to B cotangent of phi. कोई समस्या हो इसमें तो बताओ. ठीक है, इसको इसलिए किया था कि मैं यहाँ से A को उठाऊँ और यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लूँ, क्योंकि हमें तो X की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है इक्वेशन नंबर 2 में, है ना? इक्वेशन नंबर 2 में हमें क्या चाहिए? X और अननोन है ना? ठीक है, इसके लिए सारा कार्यक्रम हो रहा है. तो A को उठाओ और ऊपर सब्स्टिट्यूट कर लो. सो कैन आई राइट इट एज X equals to B cotangent of phi, and what about this? This is your 1 plus secant phi. Is it okay? इसमें कोई समस्या नहीं है. आगे चलते हैं. So can I write it as B? This one is your cotangent is your cosine of phi divided by your sine of phi. Is it okay? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है. What about this? 1 plus secant phi. Can I write it as 1 plus 1 divided by cosine of phi? ऐसे लिख लें, कोई दिक्कत है इसमें? और इसका एलसीएम अगर ले लें तो कैन आई राइट इट एज बी कोसाइन ऑफ फाई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ फाई, एंड विद इन द ब्रैकेट्स cosine of phi plus 1 divided by cosine of phi. Is it okay? This cancels with this one. And what about this? 1 plus cos of phi. It is your 2 cosine square phi by 2 b as it is outside divided by sine of phi can be written as 2 sine of phi by 2 cosine of phi by 2 cosine phi by 2 cancels with the square, 2 cancels with 2, and it will come out to be x equals to b cotangent of phi by 2. I think. Is it so or not? This is equation number 5. इक्वेशन नंबर 5. इज इट ओके? ये ठीक है. अब इसको उठाओ इक्वेशन नंबर 5 से और सब्स्टिट्यूट फॉर x इन इक्वेशन नंबर 2. सब्स्टिट्यूट फॉर x इन इक्वेशन नंबर 2. So from equation 5 and 2, इक्वेशन नंबर 2 की बात करें तो वहाँ पे था शायद b स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर. X square is your this one, b square cotangent square b square
cotangent square 5 by 2, 1 minus 4z e square divided by 4 pi epsilon naught m v square x. X is your, again, it is your b cotangent of 5 by 2, I think. Is it so? यही है, हमने x के लिए सब्स्टिट्यूट किया इक्वेशन नंबर 2 में और कुछ नहीं किया है, ये सब्स्टिट्यूशन करी है और इक्वेशन नंबर 2 इज सेम. Rest of the equation is same. Is it okay? Yes, sir. You simply substitute this one as k. Put it this one as k. So b square equals to b square cotangent square 5 by 2 1 minus k divided by b cotangent of 5 by 2. 5 by 2 there. Is it okay? यहाँ तक clear है ये? यहाँ तक clear है? This b square, it cancels with b square there, so it will come out to be 1 equals to, this one is your cotangent square 5 by 2 1 minus k 1 minus k divided by b, this one is your cotangent 5 by 2 there. Is it okay? Is it okay? Take this cotangent square 5 by 2 to the denominator on the other side. 1 divided by this cotangent square 5 by 2 equals to 1 minus k divided by b, this cotangent of 5 by 2 there. Is it okay? इसमें कोई समस्या है? थोड़ा सा इंटरचेंज इसको ऐसे करते हैं, you just take this particular term k divided by b cotangent of 5 by 2 on the one side and 1 minus 1 divided by this cotangent square 5 by 2 to the other side. इसमें कुछ नहीं. Is it okay? ठीक है. So can I write it as this cotangent square 5 by 2 minus 1 divided by cotangent square 5 by 2 here. This square cancels the cotangent 5 by 2 on the other side. So we will have with us now k divided by b equals to this cotangent square 5 by 2 minus 1 divided by cotangent 5 by 2 there. Is it okay? इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं. कैन आई राइट इट एज cotangent 5 by 2 minus 1 divided by cotangent 5 by 2. कोई इशू इसमें बेटे? Is it okay? So it is k divided by b, this one. Simply split this as cosine 5 by 2 divided by sine 5 by 2 minus, this one is your sine 5 by 2 divided by cosine 5 by 2 there. Is it okay? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, सॉरी इसका एलसीएम ले लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, एलसीएम ले लीजिए. इट विल गिव यू cos square 5 by 2 minus sin square 5 by 2 divided by sin 5 by 2 and cosine 5 by 2. यही आ जाएगा. ठीक है. So can I write simply multiply and divide by 2 here. 2 से मल्टीप्लाई भी कर लीजिए और 2 से डिवाइड भी कर लीजिए. ठीक है. तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, so can I write it as, इसी को मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ या नेक्स्ट पेज पे लेके जाऊँ. So can I write it as k by b was there ना, k equals to equals to 2 times b. First one was your cosine square. So cosine square can be written as 1 plus cos of phi divided by 2 minus second one was your sine square. So 1 minus cosine of phi divided by 2 and this whole divided by sine of phi there. Sine of phi.
इज इट ओके? इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे, इट विल कम आउट टू बी 2 टाइम्स b आउटसाइड, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2 टाइम्स cos ऑफ फाई, 2 कैंसल्स विद 2, सो इट विल बी cos फाई बाई sin फाई. 2e tan phi. इज इट ओके? यही आ जाएगा, यही आएगा ना? तो मुझे लगता है कि यहाँ पे इसको थोड़ा सा रोक लेते हैं आज के दिन. इसकी जो एक्सप्लेनेशन है थोड़ी सी आगे, we will be changing this phi. Actually from the diagram you can see there, this phi plus theta plus phi is pi, it is 90 degree. अगर डायग्राम में देखोगे आप, so from here we can write this phi equals to pi by 2 minus theta by 2. आप करके देख लेना, it will come out to be theta by 2. substitute करेंगे यहाँ पे, so it will come out to be k 2b cotangent of pi by 2 minus theta by 2, और it will come out to be 2b tangent of theta by 2 there. k will be this. इसको कल हम एक्सप्लेन करेंगे ना, मुझे लगता है टाइम निकल गया है आज की क्लास का, आज के लिए सफिशिएंट है ना, ठीक है? कल इसको डिस्कस करेंगे और आगे चलेंगे.